गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसी पार्ट में हमने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को। इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, तो आपने भी मेरे साथ साथ बनाना है। सबसे टॉप में आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नीचे लिखेंगे आप फॉर द ईयर एंडिंग। यहां पर आप वो डेट लिखेंगे जो डेट आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगी या जिस डेट का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके नीचे आपने 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर्स का, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड्स में भी बताया था। नेक्स्ट जो है रुपीज का, और नेक्स्ट भी रुपीज का। तो 3 कॉलम बन गए। एक पर्टिकुलर्स और रुपीज के 2 कॉलम, एक इनर कॉलम जिसको हम इंटर कॉलम कहते हैं, और एक आउटर कॉलम। तो ये हमारा जो है फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा डायरेक्ट मेथड का है। अब हम समझते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है। एक चाहिए होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड जो है बैलेंस शीट। ये 2 चीजें हमारे पास गिवन रहती है और इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारे को गिवन रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो इसमें बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये आती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एसेट साइड में हमारे को दिया हुआ है, जैसे 2019 एंड 2020, इसमें इनकी वैल्यू दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। जैसे हम ऐसे एज्यूम करते हैं, यहां पर हमारे को दिया है 20,000 रुपीज और 2020 में हमारे को दिया हुआ है 18,000 रुपीज का। ये हमारे को गिवन है। तो इसको देखने से क्या पता लग रहा है कि हमारा जो कैश था 2019 में था 20,000 रुपीज और 2020 में रह गया 18,000 रुपीज। इसका मतलब 2,000 रुपीज का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन कैश। तो 2,000 रुपीज का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कैश में। तो हम क्या करेंगे कि जो एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको छोड़ करके जितनी आइटम है बैलेंस शीट्स में, लायबिलिटी साइड में और इनकम स्टेटमेंट में, तो इन सभी आइटम्स को हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। वो मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग, नेक्स्ट आपको बताई थी मैंने इन्वेस्टिंग, और थर्ड बताई थी आपको फाइनेंसिंग। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जो बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में गिवन रहती है उसको छोड़ करके जितनी आइटम्स हैं लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, और जितनी आइटम्स आपको इनकम स्टेटमेंट्स में दी हुई होती हैं, उन सबको 3 एक्टिविटीज में हम डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग में वो आती है जो बिजनेस के ऑपरेशन में लगी हुई होती हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई होती हैं। और इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग में वो आती है जहां हमने इन्वेस्ट किया है, और फाइनेंसिंग में वो आती है जिन्होंने बिजनेस को फाइनेंस दिया हुआ है। तो फिर जब हम इन तीनों एक्टिविटीज को प्लस करेंगे, एंड ए, ऑपरेटिंग को हमने ए मान लिया और इन्वेस्टिंग को बी और फाइनेंसिंग को सी, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, 2,000 रुपीज डिक्रीज इन कैश। ये आएगा 2,000 रुपीज डिक्रीज इन कैश। तो हम ऐसे मानते हैं एग्जांपल में, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास आ गया 4,000 रुपीज का क्या आ गया, कैश इनफ्लो हुआ आया।
और यहां पर हम मान लेते हैं 1000 रुपीज का कैश इनफ्लो आया, और यहां पर हमारे पास कितना आना है, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2000 रुपीज का डिक्रीज आएगा कैश में। तो इसका मतलब अब यहां पर कितना आएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5, और यहां आएगा 2000। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास 7000 रुपीज का क्या होगा, कैश आउटफ्लो ये होगा। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7000 रुपीज, और यहां पर है 4 और 1 5, तो 7 में से जब 5 करेंगे तो 2000 रुपीज का क्या हो गया, डिक्रीज इन कैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 2000 रुपीज में जो ओपनिंग बैलेंस है किस चीज का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो हमने ऐड कर दिया, जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें कितना है 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा आ गया आंसर। तो जो आंसर है वो क्वेश्चंस में ही गिवन रहता है। तो आंसर क्या होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आता है। और आपके पास यहां पर जैसे हमने 20 में से 18 को लेस किया तो कितना आ गया 2000। तो जब तीनों एक्टिविटीज से हम इनफ्लो और आउटफ्लो को प्लस करेंगे तो यहां पर हमारा 2000 ही आएगा। अगर आपका 2000 आ गया है इस जैसे इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो इसका मतलब आपने ये तीनों एक्टिविटीज को ठीक ढंग से मतलब तैयार किया है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या है, गलत। तो आपको मैंने थोड़ा ये बेसिक जैसे जो है वो बातें बताई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इनडायरेक्ट मेथड्स का जो फॉर्मेट हम अब जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको समझाता हूं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो जब आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूरा पता लग जाएगा तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से कोई परेशानी नहीं आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। तो हम जानते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे को तैयार करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे को किस किस का पता चलता है, ये आपने +1 अकाउंट्स में पढ़ा था। तो आपको बताता हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे को फर्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस हम इसमें परचेजेस करते थे प्लस वेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देते थे हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्थात जो हम वस्तु बेचने वाले हैं वो हमारी जो है कितने रुपए की बनी, उसमें कितना हमारा जो है खर्चा बैठा, तो वो निकलता था ट्रेडिंग अकाउंट से। और दूसरी बात हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दी रहती थी, सेल्स। ये सेल्स जो बिक्री है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, जो बिजनेस की इनकम है वो बोलते हैं। तो एक इसका पता हमारे को चलता है। इसके बाद जो है हम दूसरा अब समझते हैं, दूसरा जो होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड जो आपका लॉस अकाउंट है उसमें किन किन का पता चलता है। तो फर्स्ट हमारे को पता चलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पता चलता है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये क्या होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन में लगे होते हैं, या ऐसे खर्चे जिनका रिलेशन बिजनेस से होता है, या जो बिजनेस के लिए हम खर्चा कर रहे हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या आता है, तो आपको बताया कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं टिल फैक्ट्री, फैक्ट्री तक के खर्चे। फैक्ट्री के बाद जब सामान बढ़ जाता है तो वो सारे के सारे मतलब जैसे जो खर्चे होते हैं फैक्ट्री के बाद होते हैं ऑफिस के, या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग होते हैं जो किस से रिलेटेड हैं, वो है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, किस से रिलेटेड, बिजनेस, उनको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये किस में दिए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए होते हैं। और इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के नहीं है, बिजनेस के बाहर
के खर्चे जिनका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ क्या हो गया, मशीनरी हो गया, या हमारे पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स थी, ठीक है, उनको हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, या हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे, उनको भी हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ, मतलब जैसे जो है वो किया। तो सारे के सारे खर्चे, या हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, उनको हमने राइट ऑफ किया, तो उनका जो रिलेशन था वो बिजनेस था, वो बिजनेस से क्या होते हैं, बाहर, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनको भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं। इसके साथ साथ हमारे को इसमें क्या गिवन रहता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये भी हमारे को गिवन रहती है। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हुई, ऐसी इनकम जो हमारे को बिजनेस से नहीं हो रही है, बिजनेस के बाहर से हो रही है। तो बिजनेस के बाहर वाली, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या हमारे को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, या हमारे को रेंट रिसीव्ड हुआ, तो ये जो इनकम थी, जैसे रेंट का मिलना, तो हमने बिल्डिंग किराए के ऊपर दी थी, तो बिल्डिंग से हो रही है इनकम, ना कि इनकम से, बिजनेस से। और सेकंड, हमारे को इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट हमारे को किसी सिक्योरिटी में हमने पैसा जमा किया है, या बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो बैंक वाले हमारे को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो इनकम होगी वो होगी नॉन ऑपरेटिंग, वो बिजनेस से नहीं हो रही है, बिजनेस के बाहर से हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अब क्या करना है, सिर्फ बिजनेस के ही खर्चे निकालने हैं, बिजनेस के, तो बिजनेस के खर्चे एक तो हो गए ट्रेडिंग अकाउंट में ये वाले, और एक हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग वाले ये। जब इनको मतलब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किसको करेंगे ऐड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब हमारे पास क्या आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई ऐसे खर्चे जो बिजनेस के हुए, ये हमने अलग कर दिए, और ये बिजनेस के बाहर वाले हैं। तो जब हम क्या करेंगे, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हुए ये हुए बिजनेस के, क्योंकि हमने बिजनेस की जो इनकम थी डायरेक्ट जो हो रही थी सेल्स, उसको लिया, और इसके बाद हमने जो बिजनेस में जो टोटल खर्चे हो रहे थे बिजनेस से रिलेटेड, उनको हमने माइनस किया, और हमारे पास क्या आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसको आपने बड़े ध्यान से मतलब याद रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद जब हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हमने यहां ले लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको मैं आगे समझाता हूं इसके बाद क्या क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमारे पास आगे हो गए बिजनेस से। अब इन प्रॉफिट में से हम बिजनेस के बाहर वाले खर्चे क्या कर देंगे, लेस। तो लेस कर देंगे हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस कर दिया, तो जो लेस करेंगे वो हम भी दिन डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमारे पास जो बचे, इन प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस के बाहर वाली इनकम है उनको हम ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो अमाउंट यहां पर आया, इस अमाउंट से हम क्या कर देंगे, रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे पैसा, जनरल रिजर्व में या किसी भी रिजर्व में। और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम बनाएंगे, वहां के लिए हम पैसा भेज देंगे। जैसे आपका परपोज डिविडेंड के लिए, परपोज डिविडेंड के लिए या इंटर्म डिविडेंड हम क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। तो ये पैसा क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो यूटिलाइज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इनको क्या कर देंगे, माइनस। इसके बाद हमारे पास जो बचेगा, ये हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट।
ये क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, और इसके बाद हमने जो रिजर्व है, कुछ पैसा रिजर्व के लिए ट्रांसफर कर दिया, कुछ जो हमने प्रोविजन के लिए ट्रांसफर कर दिया, इंटरम डिविडेंड हमने पेड कर दिया। तो पेड करने के बाद जो हमारे पास बचा, ये बच गया नेट प्रॉफिट। और कैसे, बिफोर टैक्स। अब हमने इसमें टैक्स पेड नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सरकार को टैक्स पे करेंगे, तो लेस कर देंगे हम इनकम टैक्स। जो हमारी इनकम हुई, इनकम टैक्स क्या करेंगे, पेड। इसको हम पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद जो हमारे इनकम आ जाएगी या प्रॉफिट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद ये प्रॉफिट आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट में बताया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी इनकम जो रोजाना नहीं हो रही है, कभी कभी होती है, ठीक है, या ऐसे खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मतलब कभी कभी मतलब हो सकते हैं, जैसे हमारे सामान को आग लग जाना, ठीक है, तो आग लग गई, तो उस आग के ऊपर हमने इंश्योरेंस करवाई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम मिलना, तो जो हमारे को मिल रहा है वो हो गई इनकम, जो हमारा जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, खर्चा। तो अगर हमारे जो है प्रॉफिट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको हम ऐड करेंगे, अगर लॉस है तो क्या करेंगे हम उनको लेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएंगे जो हमारे पास कैश जो है जनरेटेड हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारे पास यहां पर ये निकले, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट और बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इनसे पहले हम लेंगे। तो अगर हमारे को ये वाला अमाउंट दिया हुआ है जिसमें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड और लेस कर दी है, अगर ऐड किया तो उसको लेस कर दो, लेस किया तो ऐड, और टैक्स को भी क्या कर दो, लेस किया तो ऐड कर दो। फिर ये वाले जो प्रॉफिट हैं, यहां से हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहां से, और पहुंचेंगे कम, कहां पर, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो हमने ले लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो हम जो है यहां लिख देंगे आपका इंटर कॉलम में ये अमाउंट। इसके बाद अब हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा ये जो है टैक्स, इसमें हमने ट्रांसफर किया है, कहां किया है, रिजर्व में। तो ट्रांसफर किया है तो हमारा जो कैश है वो क्या हो रहा है, कम, तो हम इनको ऐड करते जाएंगे। तो ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो हमने किया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। इसके बाद जो हमने प्रपोज डिविडेंड के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड या इंटर्म डिविडेंड, जो हमने पेड किया था, लेस कर दिया था, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड। ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद हम पहुंच जाएंगे अब यहां। इसके बाद जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो हमने क्या कर दी थी, ऐड। नॉन ऑपरेटिंग आपको मैंने बताया कि आपको रेंट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुई, तो ये हम क्या कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। ये जो है ये पहले ऐड हुई है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुई है कैश में, तो अब हमने क्या करना, इनको लेस, ठीक है। तो लेस कर देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जितने भी इनकम है जो मैंने नाम बताए उनको हम लेस कर देंगे। तो लेस वाले आपने भी दिन ब्रैकेट लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको भी एडजस्ट कर दिया। अब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इनको क्या किया हमने, लेस किया है। तो लेस किया है, इससे हमारा कैश क्या हो गया, कम। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास यहां पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, तो ऐड किया हमने, जो अमाउंट आया तो हम यहां पर कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ये आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास क्या हो गए, ये आ गए। और कैसे आए, बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज, हमने वर्किंग कैपिटल को चार्ज नहीं किया है उससे पहले। तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड से चलेंगे तो हम नेट प्रॉफिट से चलेंगे और यहां तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। तो हमारे जो प्रॉफिट है वो आ गए बिफोर चार्ज वर्किंग कैपिटल, इसमें हमने वर्किंग कैपिटल को चार्ज नहीं किया हुआ है। इसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट में, तो हमारी लायबिलिटी साइड और हमारी एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में जितनी हमारी करंट लायबिलिटीज है और एसेट साइड में जितनी हमारी करंट एसेट्स है, वो भी हमारी कहां आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो हम ये किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम डिस्कस, यहां लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक तो हम यहां से चले नेट प्रॉफिट से और कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड। और इस एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, अब जो करंट लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स को लेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके आपको बताया था कि जब भी लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है, तो लायबिलिटीज कब बढ़ेगी, जब हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा। और लायबिलिटीज अगर कम होती है तो इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। और एसेट्स जब हमारी बढ़ती है तो एसेट्स कब बढ़ेगी, जब हम जो है कहीं पेमेंट करेंगे, जब हमारा पैसा जाएगा तो एसेट्स बढ़ेगी। और अगर एसेट्स में कमी होती है तो इसका मतलब हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है तो हम यहां लिख देंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इंक्रीज लायबिलिटीज हो रही है, तो आपको मैंने बोला कि लायबिलिटीज का बढ़ना ऐड, तो यहां कर देंगे हम ऐड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज, करंट, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है उसको ऐड। और अगर आपकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, तो हम लेस कर देंगे, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जो हमारी जो है जैसे डिक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे लेस, तो लेस को हम क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट बताएंगे। तो हमने फिगर मानी हुई है। इसके बाद अब हम चलते हैं करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होगी, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, अगर एसेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आपको बोला एसेट्स का बढ़ना, कैश का जाना, तो हम क्या कर देंगे इसको लेस। और इसके साथ साथ अगर हमारी जो करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज, कम हो रही है, तो इसका मतलब कैश आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। तो फिर हम जब इनको जो है क्या किया हमने, जो ब्रैकेट में है उनको हम अलग करेंगे और जो मतलब ओपन है उनको ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कर लिया, निकाल लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमने लेस कर दिया विद इन ब्रैकेट। अब इनकम टैक्स जो हमने लेस कर दिया तो हमारे पास ये आ गई इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से पहले हमारे पास इनकम आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड और लेस करेंगे।
तो आपको बोला कि अगर हमारे को पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, उसके भी मैंने आपको एग्जांपल बताए, तो उनको हमने ऐड करना। एग्जांपल क्या बताया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को क्लेम मिला तो हमारे पास आ रहा है, और अगर हमारा जो है सामान जो है आग लग गई, वो हमारी जो है जैसे सामान की वैल्यू कम हो गई, तो उसको हमने क्या कर देना होता है, लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे, और इसके बाद जो है ये आ गया हमारे पास, ए पॉइंट कंप्लीट हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमने जो है सीख लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस मेथड से, इनडायरेक्ट। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट मेथड से, और इसमें मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, और आंसर आपका बराबर आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से करो। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो थी मतलब आपकी कौन कौन सी, एक इन्वेस्टिंग एंड तीसरी थी फाइनेंसिंग। तो वो आपकी बिल्कुल ठीक वैसी ही बनेगी जैसे डायरेक्ट मेथड में थी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें आप ऊपर से चलते जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि कैश जनरेटेड, ठीक है, कैसे निकालने हैं हमने, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश रिसीव्ड कितना हुआ हमारे पास कस्टमर से, ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे, जो सप्लायर हैं और हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कितना पेड किया उसको हम लेस करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसके बाद जो है सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें हमने जो है स्टार्ट किया कहां से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। और इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। एक आ जाते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आप परचेज कर रहे हैं इनको तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, पिछला पार्ट देख सकते हैं उसमें डिटेल में बताया है। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश क्या हो रहा है, वो आ रहा है। और इसके साथ साथ जब आपने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, आपके इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और आपके लोन, अगर ये बढ़ रहे हैं, जैसे हम जो है शेयर्स कैपिटल डिवेंचर्स ये हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो ये प्लस होगी, या लोन हम जो है रेजिंग ले रहे हैं तो प्लस होगा। और अगर हम जो है जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या डिवेंचर्स हैं इनका हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो, कैश जो है चला जाएगा। इसके साथ साथ जो लोन लिया है उसकी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, अगर कम हो रहा है तो कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो। और इसके साथ साथ जब हम इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, और डिविडेंड क्या कर रहे हैं, पेड, क्योंकि हमने पैसा लिया है, तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, लेस। फिर इन तीनों एक्टिविटीज से तो ये होगी फर्स्ट ए, और जो अमाउंट है वो हम यहाँ आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो आउटर कॉलम में जो हमारा अमाउंट है वो तीन अमाउंट आएंगे, एक आएगा किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक आएगा इन्वेस्टिंग का, और एक आएगा फाइनेंसिंग का। फिर हम तीनों को ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश। और उस कैश में हम ओपनिंग बैलेंस जो है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, और क्लोजिंग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।